गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एंड द लैंडफॉर्म्स, हिमानियों का कार्य एवं उससे निर्मित स्थल आकृतियाँ। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हिमनद या ग्लेशियर्स क्या होते हैं? हिम का योगदान स्थल आकृतियों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाल्सेस्टर महोदय के अनुसार हिमनद अथवा हिमानी हिम की एक ऐसी राशि है जो धरातल पर अपने संचय के स्थान से धीरे धीरे खिसकती है। हिम क्षेत्रों से गुरुत्व के कारण बहुत धीमे सरकने वाले हिम के समूह को हिमनद कहा जाता है। हिमरेखा या स्नो लाइन हिम क्षेत्र की निचली सीमा को कहा जाता है। इस रेखा के ऊपर सदैव हिम जमी रहती है। हिम क्षेत्र के विकास तथा उत्पत्ति के लिए जो तथ्य आवश्यक हैं उनमें मुख्य है हिमपात वर्ष पर्यंत अथवा पर्याप्त अवधि में हो, हिम पिघल ना जाए इसलिए वर्ष भर तापमान कम रहने चाहिए, हिम के संचित रहने के लिए स्थल का ढाल सामान्य सूर्यतप तथा तीव्र पवनों से सुरक्षित होना चाहिए। हिमानियों के प्रकार क्या-क्या हैं या टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स कौन-कौन से हैं? स्थिति, आकार तथा रचना की दृष्टि से हिमानियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। हिमानियों के मुख्य प्रकार निम्न हैं: घाटी हिमानी या वैली ग्लेशियर्स, पर्वतपदीय हिमानी, महाद्वीपीय हिमानी, हिमटोपी, चारण हिमानी एवं हिमशिलाएँ। पहले हम करेंगे घाटी हिमानी। ऊंचे पर्वतीय भागों में जहाँ की विशाल हिमक्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ से बर्फ फिसल कर घाटी में आती रहती है। ऐसी हिमानी या हिमनद प्राय 2 से 10 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। इनकी गहराई एवं चौड़ाई नदी की तुलना में कहीं अधिक होती है। विश्व में सबसे लंबी घाटी हिमानियाँ पामीर, कुनलुन एवं हिमालय काराकोरम पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ की हिस्पार, सियाचिन, बालतोरो, ससाइनी, बियाफो आदि हिमानी 50 से 80 किलोमीटर के मध्य लंबी हैं। पर्वतपदीय हिमानी शीतोष्ण कटिबंध में हिमरेखा काफ़ी नीचे लगभग 1500 मीटर तक उतर आती है। अतः यहाँ की छोटी-छोटी घाटी हिमानियाँ पहाड़ों की तलहटी में उतरकर आपस में मिलने लगती हैं। अलास्का की बेरिंग व मालास्पिना, आयरलैंड की वेटनाजोकुल एवं ग्रीनलैंड की फ्रेडरिकशाव ऐसी ही पर्वतपदीय हिमानियाँ हैं। पर्वतों की तलहटी में ऐसी बर्फ स्थिर प्राय दशा में पड़ी रहती है। इसी कारण उस पर अनेक प्रकार से पत्थर, मिट्टी और अन्य पदार्थ जमा हो सकते हैं। अलास्का की मालास्पिना हिमानी पर तो ऐसे मलबे के ऊपर कहीं-कहीं हरियाली भी पाई जाती है। यह लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैली है तथा पर्वतपदीय हिमानी का आदर्श उदाहरण है। महाद्वीपीय हिमानी कुछ हिमानियों का विस्तार लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होता है। प्लीस्टोसीन हिमयुग के समय ऐसी महाद्वीपीय हिमानी यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के विशाल क्षेत्रों को घेरे हुए थी। उस समय इन महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में 2500 से 3000 मीटर तक की मोटाई में बर्फ पाई जाती थी। तब सागर तल आज से 60 मीटर नीचे थे। वर्तमान में अंटार्कटिक महाद्वीप ही महाद्वीपीय हिमानी का श्रेष्ठ उदाहरण है। ग्रीनलैंड भी छोटे पैमाने पर ऐसी ही हिमानी है। यहाँ पर अनेक स्थानों पर लाखों वर्ष पुरानी बर्फ सैकड़ों मीटर की मोटाई में पाई जाती है। हिमटोपी महाद्वीपीय हिमानी का छोटा रूप हिमटोपी कहलाता है। वैसे तो अधिकांश ऊंचे पर्वतीय शिखर एक प्रकार से हिमटोपियाँ ही हैं। ध्रुवों के निकट के द्वीप, विशेषकर कनाडा के उत्तरी द्वीपों पर भी स्थायी बर्फ के क्षेत्र पाए जाते हैं। यह भी हिमटोपियाँ ही हैं। और आखिरी है ज्वारीय हिमानी। जब महाद्वीपीय हिमानी का विस्तार समुद्र तट तक होता है तो हिम राशि जीभ की तरह समुद्र की ओर खिसकने जाती है। जब तक ऐसी हिमानी का स्तंभ मुख्य या महाद्वीपीय हिमानी से बना रहता है, तब तक इसे ज्वारीय हिमानी कहते हैं। ऐसी हिमानी प्राय आधा किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। बाद में निरंतर बढ़ते भार एवं पानी में होने वाली गतियों एवं अस्थिरता के कारण यह टूट जाती हैं।
ऐसी टूटी हुई ज्वारीय हिमानी को हिमशिला या हिमखंड कहते हैं। ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका महाद्वीप से ज्वारीय हिमानी एवं हिमखंडों की उत्पत्ति होती रहती है। नौ परिवहन में ऐसी हिमशिलाएं खतरनाक बाधा मानी जाती हैं, क्योंकि हिमानी की मोटाई की मात्रा 10वां भाग ही पानी के ऊपर दिखाई देता है, शेष 90% भाग पानी में डूबा रहता है। हिमानी के कार्य। अनाच्छादन करने वाली अन्य शक्तियों या कारकों की भांति हिमानी भी अपरदन, परिवहन की निक्षेपण कार्यों द्वारा धरातल के स्वरूप को परिवर्तित करती रहती हैं। किसी हिमानी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में की जाने वाली क्रियाओं जैसे अपरदन, परिवहन, निक्षेपण को हिमनदन, ग्लेशिएशन कहते हैं। हिमानी का अपरदन कार्य। हिमानी या बर्फ के अपरदन कार्यों को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिम अधिकतर भूमि की रक्षा करता है, जबकि अन्य के अनुसार हिमानियाँ अपरदन करती हैं। वास्तव में हिमानियाँ दोनों ही कार्य करती हैं। जब तक हिम गति नहीं करता है, भूमि की रक्षा करता है तथा जब प्रवाहित होने लगता है तो अपरदन करता है। हिमानी मुख्यतः 3 प्रकार से अपरदन करती है। पहली, उत्पाटन या प्लकिंग। हिमानी की तली में अपक्षय के कारण बने चट्टानों के टुकड़े गतिशील हिम के साथ फंसकर आगे खिसकते रहते हैं। इसे उत्पाटन क्रिया कहते हैं। दूसरा, अपघर्षण या एब्रेशन। हिमानी का अधिकांश अपरदन कार्य अपघर्षण विधि से ही होता है। अकेले हिम में अपरदन की अधिक क्षमता नहीं होती है। जब इसमें उत्पाटन द्वारा शिलाखंड व कंकड़ पत्थर जुड़ जाते हैं तो घाटी की तली व पार्श्व को रगड़ने व खरोंचने लगते हैं। अपरदन कार्य में हिमानी से पिघला हुआ जल भी सहायता करता है। तीसरा है सन्निघर्षण या एट्रिशन। हिमानी के साथ प्रवाहित होते हुए कंकड़, पत्थर व शिलाखंड आपस में भी रगड़ होने से खंडित होते हैं एवं घिसते हैं। इस प्रक्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। हिमानी अपरदन से बनी स्थल आकृतियाँ। हिमानी की अपरदन क्रिया के द्वारा मुख्यतः निम्न स्थल आकृतियाँ बनती हैं। पहली, यू आकार की घाटी। पहाड़ी भागों में नदियों द्वारा पूर्व में निर्मित घाटियों में जब हिम बहने लगती है तो वह घाटी में खरोच कर एवं काट छाट कर उसे यू के आकार बना देती है। इस घाटी के किनारों का ढाल विशेष खड़ा और पैंदे का ढाल समतल प्राय होता है। इसका तल सपाट तथा चौरस होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मोसोमाइट घाटी यू आकार की घाटी का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये नीचे 2 चित्र दिख रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यू शेप के अंदर ये घाटियों का निर्माण हुआ है। दूसरा है लटकती घाटी या हैंगिंग वैली। हिमानी क्षेत्रों में लटकती घाटी की बनावट का विशेष महत्व है। प्राय सहायक या छोटी हिमानी की घाटी ऊंची रहती है। दूसरी और मुख्य हिमानी की घाटी भारी मात्रा में बढ़ते दबाव एवं अधिक मोरेन के सम्मिलित प्रभाव से निरंतर अधिक अपरदित होती रहती है। वैसे हिम क्षेत्रों में सभी छोटी बड़ी हिमानियाँ ऊपरी सतह पर बर्फ से ढकी रहती हैं, लेकिन जब वहाँ से बर्फ पिघलती है तभी पता चल पाता है कि अधिक कटाव से मुख्य हिमानी की घाटी सहायक हिमानी से अधिक गहरी हो गई है और वहाँ मुख्य तथा सहायक हिमानियों में अंतर रहने से ही लटकती घाटी बन जाती है। ऐसी लटकती घाटी आल्प्स और रॉकी पर्वत प्रदेशों में देखी जा सकती हैं। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि मुख्य हिमानी घाटी पूर्व नदी निर्मित होती है, जबकि सहायक हिमानी घाटी का निर्माण अधिक ऊंचाई पर बहने वाली हिमानी से होता है। इस चित्र में आप देखें कि कैसे ये लटकती घाटी से झरना नीचे की तरफ में गिर रहा है और ये नीचे जो घाटी है ये दूसरी घाटी है, तो ऊपर वाली घाटी इसमें लटकती घाटी के रूप में प्रतीत हो रही है। हिमजगुआर या सर्क। घाटी हिमानी का जिस स्थान से उद्गम या उत्पत्ति होती है वहाँ पर विशेष प्रकार का गड्ढा पाया जाता है। इसे पश्चिमी देशों के ओपेरा कक्ष में एम्फी थिएटर जैसी आकृति भी कह सकते हैं। इसकी तुलना विशाल या दैत्याकार कुर्सी से की जाती है। ये गड्ढे निरंतर बर्फ या बर्फ पिघलने से मिले पानी की सम्मिलित क्रिया से गहरे होते जाते हैं। ऐसे विशाल कुर्सीनुमा गड्ढों या सर्क से बर्फ आगे की ओर घाटी हिमानी के रूप में बहती है, साथ ही अपनी पीछे की दीवारों को अपरदन व भौतिक अपक्षय द्वारा दबाव व कटाव से बड़ा करती रहती है। इनका वास्तविक स्वरूप हिम के पिघलने पर ही देखा जा सकता है। जॉनसन के अनुसार
सर्क की उत्पत्ति मुख्यतः बर्गशृंग के क्रमशः विस्तार के कारण होती है। ये एक चित्र के अंदर डायग्राम दिया हुआ है जिसमें किस तरीके से ये कुर्सीनुमा आकृति आपको देखने को मिल रही है और सर्क का निर्माण हो रहा है, और एक ही वास्तविक स्थिति है पर्वतों के ऊपर कि ये किस तरीके की आकृति हमें सर्क की देखने को मिलती है। कंघीनुमा पहाड़ी। जब किसी पर्वत श्रेणी के विपरीत ढालों पर बने सर्क पीछे की ओर बढ़ते जाते हैं तो उनकी दीवारें आपस में मिलती जाती हैं। इससे तेज धार वाली संकरी त्रिकोण जैसी आकृति बन जाती है। प्राय गिरिशृंग या हॉर्न के पश्चात भी आगे अपरदन जारी रहने पर ऐसी आकृति बन जाती है। इसमें चोटी या पहाड़ी का सिरा कंघी के दांते की भांति नुकीला होता है, अतः इसे कंघी नुमा पहाड़ी कहते हैं। नीचे के चित्र में आप देखें कि किस तरीके से ये कंघी के दांतों की तरह आपको तीखी सी चट्टानें नजर आ रही हैं। ये कोम्ब्रिज का या कंघी नुमा पहाड़ी का एक उदाहरण है। हॉर्न या गिरिशृंग। जब पर्वतीय भागों में चारों ओर समान ऊंचाई पर अनेक सर्क बन जाते हैं तो वे अपने शीर्ष की दीवार का तेजी से कटाव करते जाते हैं। ऐसे सर्क में वहां लंबे समय बाद मध्य में पहाड़ी के स्थान पर एक सींग जैसी ऊंची नुकीली आकृति बची रहती है जिसे हॉर्न या गिरिशृंग कहते हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध आकृति स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न है। ये नीचे स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न का चित्र दर्शाया गया है, किस तरीके से ये एक अकेली आकृति खड़ी नजर आ रही है और आसपास के क्षेत्र का अपरदन हो चुका है। गोले सिरे वाली पहाड़ी। घाटी हिमानी का प्रदेश पहाड़ी होता है। वहां पर निरंतर बहते बर्फ की धीमी क्रियाओं से पहाड़ियों के ऊंचे भाग धीरे धीरे गोल आकार के बनते जाते हैं। उनके नुकीले सिरे बर्फ के फिसलने से समाप्त होते जाते हैं। प्राय कई सर्क व हिम घाटियों के बीच के पहाड़ी व ऊंचे भाग गोलाकार पहाड़ी जैसे बनते जाते हैं। अगली आकृति है टान झील। सर्क का नीचे का भाग फिसलते बर्फ के प्रभाव से गड्ढे जैसा बन जाता है। इसी भांति हिमानी के पैंदे में जब बहते बर्फ के साथ मोरेन जकड़े रहते हैं तब वह पैंदे में मुलायम चट्टानों को काट छाट कर वहां गड्ढा बना देते हैं। ऐसे गड्ढों के बर्फ के हट जाने के बाद पानी भर जाता है। इन्हीं टान झील कहते हैं। जब ये गड्ढे कठोर भाग पर पड़ते हैं तो इन्हें शेल बेसिन कहते हैं। जब ऐसे गड्ढे दैत्य सोपानों के पास पड़ते हैं तो इन्हें पेटरनास्टर झील कहते हैं। नीचे का जो चित्र है इसके अंदर ये दैत्य सोपानों में किस तरीके से गड्ढे पड़े हैं। एक झील आपको ऊपर नजर आ रही है, फिर एक बीच में नजर आ रही है, एक नीचे की तरफ में नजर आ रही है। तो ये पेटरनास्टर झील का एक उदाहरण है। हिम सोपान या दैत्याकार सोपान। हिमानी की लंबाकार घाटी प्राय सीधी होती है। इसमें बहते हुए पानी की तरह विसर्प या गहरे घुमावदार मोड़ नहीं पाए जाते हैं। अतः ऐसी घाटी में काफी दूर दूर तेज ढाल वाला या सीढ़ी नुमा भाग दिखाई देता है। ये सीढ़ी नुमा भाग काफी ऊंचे होते हैं। इन्हें ही दैत्याकार सोपान या सीढ़ी कहते हैं। अपरदन के कारण जब हिम घाटी की मुलायम चट्टानें कटती जाती हैं तब कठोर आग्नेय चट्टानें आसानी से घिसती नहीं। इसी कारण बीच बीच में ऊंची सीढ़ीनुमा हिम सोपान या दैत्याकार सोपान बन जाते हैं। इनके निर्माण में भ्रंशन क्रिया से बने कगारों का भी योग होता है। नीचे के चित्र में आप देखिए कि पहाड़ी के ऊपर किस तरीके से सोपान देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 सोपान की सीढ़ी इसमें स्पष्टतः नजर आ रही है। मेष शिला। बहती हुई बर्फ अपनी घाटी की उभरी हुई कठोर शिला की ओर रगड़ खाती हुई ऊंचे भाग की ओर बढ़ती जाती है। प्राय महाद्वीपीय हिमानी के मार्ग में ऐसी आकृति अधिक बनती हैं। बहते बर्फ की दिशा में बराबर रगड़ खाते रहने से वह हिस्सा उन्नतोत्तर बनता जाता है, किंतु बर्फ आगे की ओर उतरते समय अपने घिसाव या घर्षण का प्रभाव नहीं दिखा पाती, अतः विमुख ढाल उबड़ खाबड़ बना रहता है। इसी कारण ऐसे कठोर चट्टानी टीले दूर से बैठी हुई भेड़ जैसे दिखाई देते हैं। ऐसी चट्टान को रोश मुटाने भी कहा जाता है। फ्रांसीसी भाषा में इसका अर्थ होता है भेड़ के आकार की चट्टान। ये नीचे के चित्र में इसी प्रकार की एक रोश मुटाने देखने को मिल रही है कि आगे की तरफ में उबड़ खाबड़ है, पीछे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ का जो कमर होती है, कमर की तरीके का, कि जैसे भेड़ बैठी हुई है। कॉल या छोटा दर्रा।
जब सर्प निरंतर पीछे हटते रहते हैं तो वहाँ की दीवारें आपस में मिल जाती हैं, अतः वहाँ कंघीनुमा नुकीली पहाड़ी बनने के पश्चात बर्फीली कटाव से आरा जैसी आकृति बनती जाती है। यहाँ धीरे धीरे बराबर बर्फ के फिसलने से मध्य की दीवार समाप्त होती जाती है। ऐसे भाग के बीच गड्ढा या मार्ग बन जाता है जो कि दो पहाड़ों के बीच छोटे दर्रे जैसा लगता है। इसे ही कॉल या छोटा दर्रा कहते हैं। आल्प्स एवं कुनलुन पहाड़ों में ऐसे कॉल अधिक पाए जाते हैं। शृंग व पुच्छ। जब हिमानी के प्रवाह मार्ग में कोई बहुत कठोर चट्टान आती है तो वह उसे अपरदित नहीं कर सकती है, किंतु उसके आगे अभिमुख ढाल के निकट स्थित कोमल चट्टानों को वह बहुत शीघ्रता से काट देती है तथा शिलाचूर्ण को आगे जमा कर देती है। इस प्रकार हिमानी के सामने वाला ढाल तो तीव्र और ऊबड़-खाबड़ होता है एवं विमुख ढाल मंद होता है। इसकी लंबी पूंछ के रूप में जमाव हो जाता है, अतः इसे आकृति को शृंग व पुच्छ कहते हैं। ऊपर के चित्र में इसी प्रकार की एक आकृति देख रही है। सामने की साइड में इसका ऊबड़-खाबड़ देखने को मिल रहा है हिस्सा, और पीछे की तरफ में जो है ये हरियाली दिख रही है, ये लंबी देखने को मिल रही है, ये इसकी पूंछ की तरह का हिस्सा है। नूनाटक। प्राय बर्फीले प्रदेशों में कुछ पहाड़ी शिखर या कठोर चट्टानी टीले बर्फ से अधिक ऊंचाई पर खड़े रहते हैं। इन पर बर्फ ढकी नहीं रहती। ऐसी पहाड़ियां ग्रीनलैंड एवं उत्तरी ध्रुव के निकट के द्वीपों पर पाई जाती हैं। इसके किनारे बर्फ के घर्षण, तुषारपात तथा अपक्षय या मौसमी क्रिया से कटते रहते हैं और ऐसी पहाड़ियां टूट टूट कर नष्ट होती जाती हैं। यह आप देखिए बीच के हिस्से में एक अलग सी पहाड़ी नजर आ रही है बर्फीले हिस्से में, जिसको हम नूनाटक कहते हैं। फियोर्ड तट। फियोर्ड वास्तव में पूर्वकालीन घाटी हिमानियों द्वारा बनाई गई यू आकार की जलमग्न घाटियां हैं। नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का एवं ध्रुवीय द्वीपों के किनारे प्लीस्टोसीन हिमयुग के सागर तल में नीचे था। तब यहाँ की घाटी हिमानी बर्फ के अधिक विस्तार के कारण सागर तट तक उतर आई थी। बाद में तापमान बढ़ने, बर्फ पिघलने एवं सागर तट के ऊपर उठने से ऐसी घाटियों पानी में डूबकर तट का भाग बन गई। इन्हें ही फ्योर्ड तट कहते हैं। ऐसे लंबे, संकरे एवं खाई जैसे होते हैं। इनके किनारे खड़े ढाल लिए होते हैं। इसमें आप देखिए ये समुद्र तट के किनारे का हिस्सा है। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, समुद्र तल का ऊंचा होगा, ये घाटी जलमग्न हो जाएगी, इसलिए इसको हम फ्योर्ड तट कहते हैं। टिल प्लेन या अपवोर्ड, ये हिमानी की अंतिम अवस्था के कटाव हैं, अर्थात महाद्वीपीय हिमानी जब पीछे खिसकती है तो नीचे उभरा भाग एवं असमतल धरातल सतह पर कटता छटता जाता है। यह भाग अपक्षय के प्रभाव से ढीला भी हो जाता है। जब दोबारा महाद्वीपीय हिमानी आगे बढ़ती हैं तो सारे प्रदेश के मोरेन हिमानी द्वारा बहाए जाते हैं। ऐसा संपूर्ण भाग महाद्वीपीय हिमानी की स्थलाकृति को समतल प्राय बना देता है। लेब्राडोर का पठार व यूरोपीय रूस में ऐसे ही टिल मैदान पाए जाते हैं। देखिए इसमें दूर दूर तक कंकरीले छोटे छोटे से पत्थर नजर आ रहे हैं और पीछे की तरफ में बर्फीली चोटियां नजर आ रही हैं। तो इस तरीके का जब मैदान निर्मित होता है उसको हम कहते हैं टिल प्लेन। हिमानी का परिवहन कार्य। यद्यपि हिमानी की गति नदी की तुलना में बहुत कम होती है, किंतु इसकी परिवहन क्षमता काफ़ी होती है। इनके द्वारा विशाल शिलाखंड भी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हटा दिए जाते हैं। हिमानी द्वारा परिवाहित किए जाने वाले कुल पदार्थ को अपोड कहते हैं। हिमानी द्वारा ढोए गए पदार्थों से समस्त क्रम के अर्थात छोटे व बड़े पदार्थ होते हैं। कुछ ऊपरी तली में, कुछ किनारों पर तो कुछ मध्य में फंसे रहते हैं। इस प्रकार हिमानियाँ बड़ी मात्रा में पदार्थ का परिवहन करती हैं। हिमानी के निक्षेपण कार्य से बनी स्थलाकृतियाँ। जब तापमान बढ़ने से हिमानी की बर्फ पिघलने लग जाती है तो हिमानी का वहीं पर अंतिम भाग प्रारंभ हो जाता है। हिमानी का जमाव कार्य नदी से पूरी तरह अलग होता है। हिमानी का निक्षेपण कार्य वास्तव में बर्फ एवं पानी की सम्मिलित क्रिया एवं हिमानी के नीचे कहीं कहीं नसों की भांति बहने वाली बर्फीली पानी के प्रभाव से पूरा हो जाता है। हिमानी के जमाव से मुख्यतः निम्न स्थलाकृतियाँ बनती हैं। हिमोड या मोरेन्स। हिम नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को हिमोड कहते हैं। हिमानी के विभिन्न भागों में निक्षेप के अनुसार इनका नामकरण किया जाता है, जैसे पार्श्विक हिमोड जो किनारों पर बहते हैं, मध्यस्थ हिमोड जो इसमें बीच में नजर आ रहे हैं आपको, तलवर्ती हिमोड और अंतिम हिमोड आदि। ड्रमलिन। ड्रमलिन गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के टीले होते हैं जो हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप है।
इनका आकार कटे हुए उल्टे अंडे या उल्टी नौका की तरह होता है। नीचे जो चित्र दिख रहा है इसके अंदर आप देखें ये हल्का सा टीला देखने को मिल रहा है जो एक उल्टी नौका की तरह देखने को मिल रहा है जिसपे वनस्पति भी दिखने को मिल रही है। ये ड्रमलिन है। एस्कर ये लहरदार तीव्र ढाल वाले लंबे संकरे तथा सर्पिल आकार वाले कटक होते हैं जिनकी रचना बजरी, रेत, कंकड़ पत्थर आदि से होती है। नीचे के चित्र के अंदर आप देखो घुमावदार एक कटक के रूप में दो अलग अलग जगह के जो पानी है उसको ये बांट रहा है। इसको सर्पिल आकार में है इसलिए इसको एस्कर कहते हैं। केम रेत व बजरी से निर्मित हिमानी के अग्रभाग में तीव्र ढाल युक्त टीलों को केम जाता है जो इस चित्र में नजर आ रहा है। फिर कैटल बड़े हिमखंडों के पिघलने से इनकी रचना होती है। ये केम के विपरीत गर्त के रूप में होते हैं। ये खड्डा बन गया और खड्डे के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसको कैटल बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हम पढ़ रहे थे हिमानियों के कार्य, हिमानीकृत स्थलाकृतियों का निर्माण, कैसे अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ बनती हैं और कैसे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।